नीट 25 की तरह नीट 26 का पेपर भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आ सकता है, ऐसा आपने सुना होगा। लास्ट के 7 डेज़ बाकी है, हो सकता है कि ये वीडियो आप 1 दिन पहले सुन रहे हो। बट इस वीडियो का हेल्प इतना होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप बाकी की फालतू वीडियोज़ देखते रहते हो। हज़ारों वीडियो सर्च करोगे कि ये इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, लास्ट 2 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है, लास्ट 1 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है। 1 दिन में क्या ही स्ट्रैटेजी कर लोगे, रिवीजन करना होता है, बाकी क्या है, लास्ट 7 डेज़ वॉच दिस वीडियो एंड 720 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएँगे। ऐसा मैं भी वीडियो बनाता हूँ, बट वो कितने हेल्पफुल होते हैं ये हमें भी पता है और ये आपको भी पता है। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इसके बीच में हम डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आता है, बहुत डिफिकल्ट भी आता है, फिर भी आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हो। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा टॉपर्स है, क्योंकि टॉपर्स एक्चुअली डिफिकल्ट पेपर से खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उनका कंपटीशन है वो सेग्रीगेट होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग पैनिक करेंगे और खराब अपना पेपर खराब कर देंगे। तो उनको पता है कि उनका सिलेक्शन श्योर शॉट होने वाला है, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो भी वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है डिफिकल्ट पेपर की। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा नारायणा। नारायणा इंस्टीट्यूट पता है? उसके टॉपर्स क्यों निकलते हैं पता है? क्योंकि उनका पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो नीट अगर सिंपल आएगा तो वो भी कर लेंगे, डिफिकल्ट आता है तो भी कर लेंगे। बट अभी ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि एवरेज है बट स्टिल नीट को क्रैक करना चाहते हैं। एवरेज मतलब 300 से लेकर 500 के बीच में वाले स्टूडेंट्स जो कि नीट को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये नेक्स्ट लेवल वीडियो रहेगा। देखो, डिफिकल्ट पेपर मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर का अगर पेपर एनालिसिस में आपको बताऊँ, तो मेरे पास यहाँ पर पेपर है, ठीक है? इसका एनालिसिस मैंने किया था एंड इसके बीच में मैं आपको बताऊँगा कि फिज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट था, ऐसा आपको लगता होगा। बट फिज़िक्स के बीच में मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बस 13 है, 13 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, बस 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, ठीक है? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगर आप पकड़ोगे, जो कि थोड़े से टाइम टेकिंग थे, सॉल्व हो रहे थे बट टाइम टेकिंग थे, तो ऐसे 7 टू 10 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। तो अगर ऐसे कंसीडर करोगे, तो आपके पास एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस के लगभग बच जाते हैं, जिसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आप एवरेज भी हो तो 25 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर आप 25 क्वेश्चंस को नीट में अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर के बीच में, फिर भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मतलब डिफिकल्ट पेपर एक्चुअली पूरा डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन पेपर मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला। एंड ये टोटली आपका दिमाग का खेल है मेरे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पर जो भी बंदा कर जाता है उसका हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक मेरा जूनियर का एक एग्जांपल बताया था कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था बट उसने इतना किया, जितने सिंपल क्वेश्चंस थे उतना अटेम्प्ट किया और उसके लिए हो गया। तो अभी जस्ट सपोज कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लेना। क्योंकि अगर एनटीए ने चैलेंज दिया है, तो चैलेंज के साथ मतलब आप थोड़ा-सा सोच के जाओ कि ऐसा कुछ तो हो सकता है मेरे साथ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना। जैसे कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा सिंपल होता है एंड सिंपल होता है, इसका एक रीज़न है कि उसका वेटेज ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी को 300 तक भी पहुँच जाते हो, अगर डिफिकल्ट पेपर है एंड अगर आप 300 तक भी पहुँच जाते हो तो भी हो जाएगा। जस्ट सपोज एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि इस साल बायोलॉजी डिफिकल्ट आएगा। तो बायोलॉजी क्या 90 से 90 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएँगे? नहीं, 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएँगे, बहुत डिफिकल्ट 10 क्वेश्चंस आएँगे। तो 10 क्वेश्चंस का वेटेज कितना हो गया? 40 मार्क्स, ठीक है? अगर हम 40 मार्क्स को भी निकाल दें तो 320 मार्क्स का पेपर बच जाता है। अगर आप उसमें से 300 भी स्कोर करते हो एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस, तो आप इजीली 320 तक मार्क्स तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी होगी कि सिंपल सब्जेक्ट से एंड एक हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो वो हो सकता है आपका बायोलॉजी। देन सेकंड चीज़ है कि इस साल जेईई का पेपर जो था उसके बीच में केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी एंड डिफिकल्ट आया था एंड इस साल फिजिक्स भी थोड़ा सा लेंदी एंड डिफिकल्ट आ सकता है। बट मैं अगर बताऊँ तो अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो मेरा ऐसा खुद का मानना है कि केमिस्ट्री ही बीच में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? अभी उसका एक रीज़न है कि अगर केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट आएगा तो उसमें 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएँगे। बट बाकी के जो आपके 35 क्वेश्चंस बच जाते हैं, अगर उसमें से आप 30 क्वेश्चंस करोगे, 15 क्वेश्चंस छोड़ दोगे बाद में करने के लिए, तो आपके पास फिजिक्स के लिए टाइम बचेगा। सेम सिनेरियो अगर फिजिक्स में भी होगा तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एंड जस्ट सपोज कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, फिर भी आपके अगर बायो के बीच में 300 तक जाते हैं, केमिस्ट्री 120 जाता है, अगर आपका फिजिक्स 100 तक भी जाता है ना, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मैं इन ये सिनेरियो कब की बात कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है मैं आपको बता दूंगा कि आप जब सेंटर में बैठे होते ना, तब आपको सिसकने की या रोने की आवाज़ सुनाई देगी कि कोई साथ में एक लड़की है, लड़का है, रिग्रेट कर रहा है, वो क्वेश्चन देखने के बाद रो रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट है, तो वो बात यहाँ पर जान लो कि कट ऑफ कम होने वाला है, क्योंकि जो नॉर्मली कट ऑफ 620 या 650 के बीच में रहता है, वो कट ऑफ कम होके आपका 480 मार्क्स तक आ जाएगा।
एंड डिफिकल्ट पेपर एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है, एंड ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये आपको मैं समझा सकता हूँ कि 2018 जब एक्चुअली मैं 11th क्लास में गया था, उससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, तब तो एक्चुअली पहले तो एम्स भी हुआ करता था, एआईपीएमटी हुआ करता था, नीट के कई-कई फेजेस हुआ करते थे, ठीक है? तो उस समय एक्चुअली क्वेश्चन पेपर एक्चुअल डिफिकल्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि एनसीईआरटी के बाहर का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला, बट उस टाइम पर वो प्रेडिक्टेड नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ऐसे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ एनसीईआरटी हुआ करते थे। तो जब हम उस टाइम पे वीडियोज़ देखते थे या हमें टीचर्स हमारे बताया करते थे ना, तो एक्चुअली टीचर्स बताया करते थे कि एनसीईआरटी से 90 आउट ऑफ बस 80 क्वेश्चंस आएँगे, 10 क्वेश्चंस बाहर से आ सकते हैं। बट अभी क्या वो सिनेरियो नहीं है। वो शायद से थोड़ा-सा साइंटिस्ट के इन्फॉर्मेशन से, इंट्रोडक्शन से या तो समरी से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो मेरा यही मानना है कि पैनिक मत करो, जितना आपको सिंपल दिखता है उतना सॉल्व करते जाओ। जो चीज़ बहुत टाइम टेकिंग है उसके बीच में एक चैलेंज मत एक्सेप्ट करना। एनटीए का कभी भी चैलेंज वहाँ पर एक्सेप्ट मत करते बैठो, एंड तभी करना जब आप सब कुछ ईज़ी या मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो। तो मैं आपको फिर से एक कंक्लूजन बताता हूँ। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ सकते हैं इन अ वर्स्ट सिनेरियो। तो 150 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। 150 क्वेश्चंस में से अगर आप 140 भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, एंड अगर आपके पास 30 मिनट्स बच जाते हैं, तो बाकी के जो 30-40 क्वेश्चंस बच जाते हैं ना, तो अगर उनमें से कुछ भी क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका ईज़िली सिलेक्शन हो जाएगा, एंड यही होता है। बाकी अभी फालतू वीडियोज़ मत देखते बैठना कि यार ये पेपर ऐसा आएगा, वैसा आएगा, कुछ नहीं। रोना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उतना कैसे अच्छे से बने, ये हमारा फोकस होना चाहिए। नहीं 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए, 10 के 10 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, इसकी वजह से 11th वाला क्वेश्चन जो सिंपल था वो गलत हो गया, ये सिनेरियो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा अपना प्रमोशन करना चाहूँगा। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। 99% स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, या 90% पकड़ लो, क्योंकि 10% स्टूडेंट्स रिव्यूज़ ही नहीं देते हैं। उसमें से कुछ रिव्यूज़ मैं अपने यूट्यूब पर डालता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट के बीच में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे बायोलॉजी के जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको एप्लीकेशन में पढ़ने को मिल जाएँगे। शॉर्ट एंड क्रिस्पी है। पूरा सिलेबस क्लास 11th एंड क्लास 12th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाएँगे पूरा सिलेबस कवर करने में, या उतना भी इनफ नहीं है। बट हमारे शॉर्ट नोट से 3 से लेकर 4 घंटे में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी एक 10 मिनट पहले रिव्यू था कि 170 मार्क्स हुआ करते थे। 4 घंटे के बीच में पूरा सिलेबस कवर कर लिया, 11th क्लास, 12th क्लास, एंड 305 मार्क्स आए। 305 मार्क्स फ्रॉम द 170। एंड ये कोई मैजिक नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ के रखा होता है, बस उसका एक्टिव रिवीजन हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को ज़रूर कंसीडर कर लो, क्योंकि फ्री टाइम के बीच में अगर आप कर लोगे, वॉशरूम के बीच में, चाय पीते समय, खाना खाते समय, एंड एनसीईआरटी करते रहना, एनसीईआरटी को छोड़ते नहीं है, ठीक है? क्योंकि एजर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट नोट से नहीं बनते, हमारे शॉर्ट नोट से नहीं, किसी भी शॉर्ट नोट से नहीं बनते हैं। तो वो करते रहना, तो अगर इनको कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और नीट एग्जाम सेंटर तक भी उसे पढ़ पाओगे, एंड मल्टीपल टाइम्स आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो वो बहुत हेल्प करेगा, एंड जो टाइम सेव होता है उसे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के जो फॉर्मूलेस है, जो रिएक्शंस है, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसे रिवाइज करने में याद डाल देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब भी हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं ना, तो हम जो भी कुछ ईजी आ जाएगा ना, उसे अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि पेपर खराब आएगा। तो अगर खराब आता है तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, अगर सिंपल आता है तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंस फील करोगे। जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस मत फील करना, ठीक है? एंड यस, हमारे शॉर्ट नोट्स को जरूर एक बार ट्राई कर लेना, एंड इट कैन बी योर गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एंड 300 मार्क्स अभी आ रहे हैं, अगर डिफिकल्ट पेपर आता है फिर भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली एक मेरी कजिन है जिसका अपने उसके लास्ट मॉक टेस्ट के बीच में ना, लास्ट ईयर 313 स्कोर आया था, एंड फाइनल नीट के बीच में उन्होंने 483 स्कोर किया। एक्चुअली शी वॉज ड्रॉपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 150 मार्क्स उसके बूस्ट हो गए। अल्दो पेपर वॉज डिफिकल्ट, एंड शी इज नाउ इन द प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट प्राइवेट कॉलेज। तो इजीली पॉसिबल हो सकता है, बट आप पहले से उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एंड आपकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कैसा भी पेपर आए वो सबके लिए आने वाला है, और कट ऑफ बहुत कम आएगा। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। यही होना चाहिए कि जितना कुछ हो सके मैं उतना निकल के लेके जाऊंगी, भाग जाऊंगी, ठीक है? चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस को मत सर्च करो लास्ट के कुछ पैनिक के बीच में, ठीक है? पैनिक होता है, हम वीडियोस को सर्च करते हैं, हम फिर बाद में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं करना है क्रैश कोर्स, आप बस देख सकते हो, खुद का सेल्फ रिवीजन नहीं हो पाएगा। क्रैश कोर्स बस देखने से नहीं होता, उसको प्रैक्टिस करने से, उसके क्वेश्चंस लगाने से, एंड उसको खुद से रिवाइज करने से होता है। बट क्रैश कोर्स देखने से बाकी का टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो चीज़ मत करना, ठीक है? जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।